हेलो दोस्तों, टीम दोस्ती यारी इज फाइनली बैक और उसके साथ हुई है वापसी इमाम उल हक की इन पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम। तो आज उसी के ऊपर हम नजर डालेंगे अलॉन्ग विद पाकिस्तान परफॉर्मेंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, इमाम उल हक कम बैक करते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में फाइनली आफ्टर 2 years एंड उसके बाद आते ही उन्होंने स्कोर किया एक 50 विच वॉज 7-8 रन शॉर्ट ऑफ अ सेंचुरी एज वेल। एक ज़बरदस्त स्टार्ट देने में उन्होंने हेल्प की पाकिस्तान की एंड मैं ये समझता हूँ ये परफॉर्मेंस जो है बज़ाहिर तो सिर्फ एक 50 काउंट होगी, बट ये एक स्लैब है ऑन द फेस ऑफ हेटर्स। दिस इज अ स्लैब ऑन द प्रीवियस मैनेजमेंट एंड ये एक बीकन ऑफ होप है, एक स्टेटमेंट है यार फॉर ऑल दोज पीपल जो मायूस हैं या डीमोटिवेटेड हैं, स्पेशली इन द डोमेस्टिक सर्किट के यार हम लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं आ रहे। तो ये चीज़ जो है प्रूव करती है कि यार आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग रन्स, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग, तो आपकी वापसी ज़रूर होगी। तो आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी। इनफैक्ट फॉर ऑल दोज प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये उनको पता होना चाहिए कि यार दिस इज़ वाई, दिस इज़ द पावर ऑफ गोइंग बैक, परफॉर्मिंग इन डोमेस्टिक, परफॉर्मिंग इन काउंटीज़ एंड देन यू कैन मेक अ कम बैक एज वेल। बट फिर जब वो कम बैक हो तो कम बैक ऐसा हो कि यार पता चले कि हाँ मैं डिजर्व करता। तो इमाम उल हक राइट नाउ इज गोइंग थ्रू अ फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। तो इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं 2023 के अंदर, जहाँ से बेसिकली इमाम उल हक को ड्रॉप किया गया था, जहाँ से पाकिस्तान टीम का भी डाउनफॉल जो है वो शुरू हुआ था। तो वहाँ पर अराउंड दैट टाइम आपको याद होगा कि जो रमीज़ राजा है उनकी जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो रही थी और बीच टाइम में इंटरिम जो ज़का अशरफ है वो आया और वो सारा जो सिलसिला शुरू हुआ जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई वर्ल्ड कप के लिए और वो बाबर वाली सारी कंस्पिरेसी, कैप्टन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सो अराउंड दैट टाइम मैं ये समझता हूँ कि इनफैक्ट लोगों को लगता है कि 2023 में जब ओडिया वर्ल्ड कप या एशिया कप जो हुआ था वहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ था पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ द मोमेंट रमीज़ राजा लेफ्ट और वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल में नज़र आ रही थी, कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से अथॉरिटी दी गई थी, वो चीज़ वहाँ पर जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई। तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट था जो ऊपर से शुरू हुआ और ऑल द वे डाउन मैं समझता हूँ कि क्लब लेवल तक जाकर उसने हिट किया एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। सो एनीवे, सो पार्ट ऑफ दैट वाज ऑब्वियसली इमाम उल हक जिनको साइड पर कर दिया गया। अब मैं उधर आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा याद दिलाता हूँ, आपकी जो मेमोरी है उसको रिफ़्रेश करते हैं। 2023 के अंदर जब इमाम उल हक सेलेक्ट हुए थे फॉर द स्क्वाड ऑब्वियसली तो इंडिया वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ पर इमाम उल हक वाज इन अ गुड फॉर्म, ही वाज स्कोरिंग रन, स्कोरिंग सेंचुरीज। तो इमाम उल हक जो है उस टाइम पर उनको प्रेफर किया जा रहा था उनको प्रेफर किया जा रहा था अहेड ऑफ फ़खर जमान। और इनफैक्ट इमाम उल हक ने और अब्दुल्ला शफीक ने जो है जो रिसेंटली पाकिस्तान टीम में उस वक्त आए थे ओडीआई वाली साइड पे, तो उनको जो है वो प्रेफर किया जा रहा था इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन को। फ़खर ज़मान को उस टाइम पे बोला जा रहा था कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको साइड पे कर दो। तो मैं थोड़ा सा वापस इसलिए कहूँ बिकॉज हमारी जो मेमोरी है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैंस की, वो गोल्ड फिश वाली मेमोरी बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। सो 2023 वाले वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर फ़खर ज़मान जो है उनको साइड पे कर दिया, इमाम उल हक को प्रायोरिटाइज किया जा रहा था। सारे मैचेस में इमाम उल हक ने ही स्टार्ट किया था। आई थिंक शुरू में एक नेदरलैंड्स वाले मैच में फ़खर नहीं परफॉर्म कर सके थे, उनको ड्रॉप कर दिया था। तो वही जी कि फ़खर को क्यों रखा हुआ है, ये तो टुल्ला है, इसकी तो टेक्निक नहीं सही, इसकी टांग नहीं निकलती, फलां ढमका। पाकिस्तान टीम स्टार्टेड लूजिंग मैचेस एंड फिर इमाम को ड्रॉप करके फ़खर ज़मान को लाया गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और हमें याद है वो जिसके अंदर न्यूजीलैंड ने 400+ रन स्कोर कर दिए और डीएल मेथड की बेसिस पे जो है बाबर और फ़खर ज़मान की जो पार्टनरशिप लगी थी उसके बाद पाकिस्तान जो है वो एबल टू विन एट डीएल मेथड। और वहाँ से फ़खर ज़मान के तो लोग पागल हो गए, भाई इसको कहाँ छुपा के रखा हुआ था। सो बताना ही चाह रहा हूँ कि भाई ये वहाँ से इमाम को बेसिकली टीम पे साइड करना कि फ़खर ज़मान ने वो एक अच्छी बारी लगाई। तो हमारा एक प्लेयर जब कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो हम उसको प्रेज करने के बजाय दूसरे को हेट करना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। और फ़खर ज़मान और इमाम उल हक वाला जो ये सारी स्टोरी है, इसलिए आपको याद दिलाने की कोशिश की कि यहाँ से इमाम उल हक को साइड पे किया गया था, जबकि उससे पहले उसी साल जो है इमाम उल हक वॉज परफॉर्मिंग प्रिटी वेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 2023 के अंदर बिफोर द वर्ल्ड कप कपल ऑफ सेंचुरीज भी थी। ओडीआई वर्ल्ड कप अप टू द पार नहीं था, बट मैं ये नहीं समझता हूँ कि यार इमाम उल हक जो है वो डिजर्व करते थे टीम से बाहर होना। तो वो सारी कॉन्स्पिरेसी जो शुरू हुई थी ये दोस्ती यारी वाली स्कीम की, आपको ये बताने का मकसद ये है कि विच इज़ वाई इमाम उल हक एक्चुअली जो है वो बाहर हुए थे। और पर्ची का इल्ज़ाम तो उनके ऊपर पहले से ही था। तो अब ज़रा उस चीज़ के ऊपर भी आ जाते हैं। इमाम उल हक राइट नाउ ही हैज़ अराउंड 9 सेंचुरीज इन ओडीआई। भाई अगर एक बंदा पर्ची है सो मैं ये ज़रूर समझ सकता हूँ कि यार उसको कोई रिकमेंडेशन मिली हुई, इस पर मेरा कोई नहीं है कि यार उसका कोई कॉन्टैक्ट है इंज़माम उल हक के साथ ऑब्वियसली। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसको जो है प्रेफरेंस मिली होगी। ये होती है कि यार एक रिकमेंडेशन मिल जाना, जिस तरह सिफारिश पे ये जो बाय द वे जितने लोग पर्ची बोलते हैं ना, आधी तो हमारी कौम जो सिफारिशों पे नौकरी लेके बैठी हुई है। आप
99% लोग जो हैं कभी किसी रिकमेंडेशन के बगैर किसी ऑफिस में कहीं उनकी सीवी नहीं पहुंची होगी, तो वो चीज़ आपको जो है वो सिफारिश नहीं नजर आती। यहाँ पर अगर किसी को रिकमेंडेशन मिली और उसके बाद वो परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर उल्टा हम उसको जलील कर देते, क्योंकि ऑब्वियसली एक क्या कहते हैं, पब्लिकली इंटरटेनमेंट और पब्लिक प्लेटफॉर्म है क्रिकेट जिससे हम इंटरटेनमेंट लेते हैं, तो हमारे लिए उछालना इन सेलिब्रिटीज़ को जो क्रिकेट स्टार्स की मद में है ईजी होता है। सो विच इज़ वेरी सैड। बट मैं ये कह रहा हूँ कि यार एक बंदा जो ठीक है एक रेफरेंस से आगे आ गया, बाईपास करके आगे आ गया होगा, हो सकता है शायद टेक्निकली कह सकते हैं कि यार किसी और का नंबर हो इन लाइन टू कम इनटू द इंटरनेशनल स्क्वाड, बट क्या इमामुल हक ने परफॉर्म किया या नहीं किया? भाई बिल्कुल किया। तो उसके बाद सारी आर्ग्यूमेंट जो है वो नल एंड वॉइड हो जाती हैं। सो एक सेंचुरी जो है वो तुक्का हो सकती है, एक आधी सेंचुरी में आप कह सकते हैं कि यार बगैर स्किल वाले बंदे ने मार दिया 100, लेकिन 9 सेंचुरियां मारना जस्ट इन ओडीआई और टेस्ट की अलग है उनकी 4-5, तो ये जो है ये तुक्का नहीं हो सकता, विच मीन्स कि डेफिनेटली प्लेयर के अंदर जो है कहीं ना कहीं वो दम ज़रूर है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट इमामुल हक वॉज नेवर अ पर्ची, ही हैज़ हिज रिकॉर्ड्स, लेकिन हम लोग जो है हमेशा नेगेटिव चीज़ को अप्रोच करते हैं, अप्रूव करते हैं, तो इसलिए पर्ची हमने कर दिया। आई कांट इमेजिन एक बंदे के लिए कितना मुश्किल होगा कि यार वो 100 पे 100 मार रहा है और हम इग्नोर कर रहे हैं फॉर सम ऑड रीज़न, क्योंकि हम हेट बैंड वैगन के ऊपर चल जाते हैं जो सोशल मीडिया पे शुरू हो गया, क्योंकि हम रील्स के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू क्रिकेट देखते हैं। तो मैं अब एक नॉर्मल बंदा जो शायद इतनी क्रिकेट नहीं खेलता, उसने रील देख ली हेट वाली, वो जाके यही बोलेगा हाँ माम यार होते पर्ची है, बस। तो यहाँ से वो शुरू हो जाता है। सेम वाज द केस विद बाबर। सो ये बाबर वाली कंस्पिरेसी थ्योरी फ़खर की एक अच्छी बारी लग गई, साइड बाय साइड इमामुल हक जो है वो साइड पर हो गए, एंड हम एटलीस्ट जो लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट को समझते हैं, मैं ये समझता हूँ, वो ये बोलते रह गए कि यार उसको टेस्ट से बाहर करना नहीं बनता, यार उसको ओडीआई से अभी बाहर करना नहीं बनता था, ज़्यादती है। एनीवे, फिर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड आप करें 2 साल बाद इमामुल हक जो है उन्होंने कम बैक करना शुरू किया। इमामुल हक ने अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया, और ये मैं इसलिए जानता हूँ बिकॉज पर्सनली आई मेट हिम इन माई जिम इन लाहौर, और वहाँ पर मेरी उनसे कुछ गपशप हुई, तो आई कैन टेल कि यार एक बंदा जो है वो मेहनत कर रहा है, और वहाँ से उसने जो है कहा कि यार मैं गिव अप नहीं करूँगा। एंड दिस शोज़ यार कि मेंटली वो बंदा कितना स्ट्रांग है, और वो जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ है वो क्रिकेट में बैटिंग में नज़र आ रही है। भाई बैटिंग इज़ ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, अगर वो नहीं है तो टेक्निक सारी फ्लॉप हो जाती है। जिस तरह बाबर को हम देखने स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बिकॉज वो मेंटली यू कैन टेल वो बहुत वीक हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि उसको अपनी टेक्निक, बैटिंग प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एंड मे बी समटाइम्स जो डोमेस्टिक खेलना, काउंटी खेलना आपको हेल्प करता है टू गेट मेंटली स्ट्रॉन्ग, विच इमामुल हक डिड। और ये उन्होंने एक स्टेटमेंट कर दिया कि यार अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, अगर आप आउट होते हो, सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ कम बैक। रन्स करो, जो सेलेक्टर्स हैं उनके मुँह पर जाके मारो अपने रन्स के, यार ये देखो मैं कर तो परफॉर्म पहले भी रहा था, लेकिन ये डोमेस्टिक में भी मैंने कर लिए रन्स, मैंने काउंटी में जाके भी रन्स किए, अब तुम मजबूर हो मुझे पिक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको क्रेडिट जो है मैनेजमेंट को भी देना पड़ेगा। देखें, बहुत से मेरे इख्तलाफात होंगे विद मोहसिन नकवी एंड आकिब जावेद, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है एटलीस्ट विद टाइम, कि सिलेक्शन जो है वो स्लाइटली चेंज होती नज़र आ रही है। अब जैसा आसिफ अफरीदी की हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। तो आसिफ अफरीदी की जो सिलेक्शन हुई है एट द एज ऑफ 38 एंड पोटेंशियली हो सकता है नेक्स्ट मैच के अंदर वो डेब्यू भी करें, तो क्योंकि उनके रन्स को इग्नोर नहीं किया गया, उन्होंने परफॉर्म किया। इसी तरह फैसल अकरम जो है उनका नाम स्क्वाड में ज़रूर आया, तो ये प्लेयर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता स्क्वाड में आ रहे हैं, इवेंचुअली इंशाल्लाह पिक भी होना शुरू हो जाएंगे। साहिबजादा फरहान जो है, जैसा भी है, एक खुशी हुई कि यार वो बंदा जो है सिलेक्ट किया, वो डिज़र्व करता था। तो ये चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं मैनेजमेंट की, वो हमने इग्नोर नहीं करनी है। लेकिन ऑब्वियसली अच्छी से ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम फिर बात करते हैं। सो कहने का ये पॉइंट है कि दोस्ती यारी इज़ बैक वंस अगेन, बट इस दफ़ा आप लोगों ने इल्ज़ाम किसके ऊपर डालना, बिकॉज क्लियरली वी कैन सी कि बाबर के हाथ में तो चीज़ें नहीं हैं। सो चीज़ें हैं किसके हाथ में, कौन ये चला रहा है, या पहले भी जो है किसी के हाथ में नहीं थी, बट एक कॉन्स्पिरेसी थी। आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो बाबर के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी चली थी, टाइम आफ्टर टाइम वो चीज़ प्रूव होती जा रही है कि वो बंदा बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता था जो उसके साथ हुआ। बट एक चीज़ का दुख है कि हमारा स्टार प्लेयर था, हमने मेंटली उसको इतना रगड़ा कि वो बैटिंग टेक्निक उसकी भूल जाए, मेंटली हमने उसको अफेक्ट कर दिया है। बाकी सारे प्लेयर्स जो दोस्ती यारी के नाम पे थे, उनके कमबैक हो गए, नवाज़ वापस आ गया, इमामुल हक वापस आ गया, बट एक बंदा जिसको दोस्ती यारी के नाम पे हमने जो है वो तबाह कर दिया, दैट इज़ बाबर आजम। ना चाहते हुए ये वीडियो जो है मुझे एंड करनी पड़ी है बाबर आजम में, बिकॉज दिस इज़ द सैड रियलिटी अबाउट बाबर आजम। एंड मैं ये समझता हूँ कि यार मतलब आई डोंट नो, मैं बाबर आजम जगह होता है मैं कभी ना माफ़ कर पाता। टू ऑल दोज हेटर्स जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, टू ऑल दोज हेटर्स जो पीसीबी मैनेजमेंट में बैठे हैं, जिन्होंने वो ज़्यादती की,
बाबर आजम के साथ. सो इट इज़ वेरी सैड. बट एनीवे, स्टिल मैं ये समझता हूँ कि जो इमामुल हक ने जो किया है, ये एक उसने अप्रोच दिखाई है इनफैक्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी जो ज़रा आउट ऑफ फॉर्म है कि यार दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, आई हैव डन इट, तुम भी कर सकते हो. बाबर को कह सकते हो कि यार अगर मैंने ये किया है तो तुम भी ये कर सकते हो. एंड सलमान अली आगा, जिस तरह हमें पता है कि यार मुझे यही डर था कि यार सलमान अली आगा जो है, जो ज़बरदस्ती की उसको कैप्टनसी दी T20 की, जिसमें उसकी डिस्ट्रॉय हो गई, मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस. मुझे यही डर था कि यार जो उसकी परफॉर्मेंस ODI और टेस्ट मैच के अंदर थी, जहाँ वो अंडर प्रेशर, भाई आगा सलमान फिर वंस अगेन ही केम इन अंडर प्रेशर. 5 आउट हो चुके हुए थे उस वक्त. सलमान अली आगा ने जो है वंस अगेन उसने बताया भाई कि मैं इस प्रेशर को ही हैंडल करके और इसी तरह बैटिंग करता हूँ, तो यही मेरी स्ट्रेंथ है. ये टेस्ट मैच ये मेरा टेम्परामेंट है, ये वनडे ये मेरा टेम्परामेंट है. जिस तरह उसने 350 हेल्प किया रिजवान के साथ पहले चेज़ करने में, टाइम आफ्टर टाइम रिजवान के साथ उसने जो है पार्टनरशिप लगाई, बारी लगाई है और बेतहाशा मुझे खुशी हुई है. सो सलमान अली आगा इज़ बैक, इमामुल हक इज़ बैक, मोहम्मद रिजवान इज़ बैक, बाबर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रन्स करेगा. सो टीम लुक्स गुड. ये जो दोस्ती यारी है, ये दोस्ती यारी नहीं है भाई, दिस इज़ टन्स ऑफ एक्सपीरियंस विच शोज़ के वाई दीज पीपल आर हेयर, वाई दे वर हेयर इन द फर्स्ट प्लेस. ये इस चीज़ का प्रूव है. और आज हमने देख लिया कि यार जहाँ थोड़ा सा डाउनफॉल आया हमारे मिडिल ऑर्डर में, वहाँ लोअर मिडिल ऑर्डर ने संभाल लिया. ये चीज़ मिसिंग थी, ये एक्सपीरियंस मिसिंग था. इंटेंट के नाम पे हमने टीम की धज्जियाँ उड़ा दी. मैं ये समझता हूँ कोई स्किल का इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि फॉर एग्जांपल इंडिया की टीम जो है बहुत ज़्यादा आगे हमसे निकल गई है, ऐसा कुछ नहीं है. मसला सिर्फ ये है हमारी डिसीजन मेकिंग्स जो हैं वो पुअर हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं हैं जो अच्छे डिसीजन मेकिंग ले सकें. दैट वाज द प्रॉब्लम. एंड इंशाल्लाह जैसी ये टेस्ट मैच टीम है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होगी. इसी फॉर्मेट पे अगर हम ODI और T20 की टीम बनाएंगे दोबारा, थिंग्स विल फाइनली रिवाइव फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम. दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल.